हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी ग्रामर की सीरीज चल रही थी, हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको देख सकते हैं। उनमें हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोग उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 10 सेकंड कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, उसमें हमने 9th से 12th रिलेटेड हमने जितने हिंदी ग्रामर के काव्य बोध में 10 अंक में आते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है पीछे वाले में, आप वहाँ पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने काव्य बोध यानी काव्य के भेद और ये हमने चार्ट पूरा पढ़ा रखा था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था थोड़ा आपको हम एक बार रिवाइंड करा देते हैं। देखिए, यहाँ पे दृश्य काव्य हम लोग नहीं पढ़े थे, केवल हम लोग श्रव्य काव्य पढ़े थे। श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और इसके महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, इनकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे मुक्तक काव्य पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा बची हुई थी। अब पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक बचा हुआ था, उसके बाद दृश्य काव्य बचा हुआ। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको याद होगा। ना देखे हो जो, बहुत अच्छा हमने बताया था, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये चलिए हम लोग आ गया मुक्तक काव्य, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य विविध विषयों पर आधारित, मतलब कई सारी विषयों पर आधारित होती है। आधारित उद्देश्यपूर्ण एक ऐसी रचना होती है जो स्वयं में पूर्ण होती है, जो एक अपने आप में कंप्लीट होती है तथा स्वतंत्र होती है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो खुद पर आश्रित होती है, जिसके पदों का पूर्वा पर संबंध नहीं होता है। जो इनके स्टेप होते हैं वो पिछले वाले स्टेप या पिछले वाली रचना से कोई रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी उनसे कोई मतलब इनका नहीं होता है। ये हर बार नए नए छंद यानी नए नए ये बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए इसके भी दो भेद होते हैं, एक हमारा पाठ्य मुक्तक और दूसरा हमारा गेय मुक्तक होता है। अब पाठ्य मुक्तक क्या होता है, गेय मुक्तक। देखिए, हमने देखा मुक्तक का मतलब फ्री होता है, मुक्तक नाम में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मुक्तक का मतलब ये फ्री होते, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रबंध काव्य था उसमें बहुत सारी छंदों, रचनाओं, अलंकारों, रसों का ध्यान रखना पड़ता था। बहुत ही वो एक बॉन्डिंग वाली रचना थी। इसमें कोई सब कुछ फ्री, आपकी हर एक पद, जैसे आपने 2 पद लिखा है तो अगर आपकी ये पद अलग छंद है, इसमें अलग छंद है, तो आपकी मतलब अगर आपने 4 लाइन लिखा है, 4 लाइन में अगर कहीं पे भी गलती से अगर छंद या रस या कोई भी चीज़ आ गया है तो आपकी चारों लाइन सार्थक हो जाएंगी। इसका मतलब ये होता है। जैसे हमारी कविताएं जो होती हैं, तो कविताएं हमारी देखिए 10-10 लाइन की कवि लोग लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर उसमें से किसी भी एक लाइन पर छंद या रस या अलंकार आ जाता है गलती से, तो वो पूरी रचना उनकी क्या होती है, सफल हो जाती, सही मानी जाती। इसी को कहा जाता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य पर ही ज़्यादातर रचनाएं लिखी जाती हैं जो इजी होती है, ठीक है। तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, इनसे क्या मतलब होता है, इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें पाठ्य मुक्तक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, केवल सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, फिर इसको नोट कर लेना है आपको। वीडियो को रोक रोक करके या दोबारा एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए, दोबारा जब देखिएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। पाठ्य मुक्तक विचार प्रधान क्या होता है, इनमें विचार जो थॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छे प्रधान होते हैं। इनमें अलग अलग विषयों पर लिखी गई कविताएं, इनमें अलग अलग टॉपिक पर लिखी जाती हैं, सब्जेक्ट पर कविताएं लिखी जाती हैं। हमने अभी बताया था आपकी पोयम या कविताएं जो होती हैं पाठ्य मुक्तक कहलाती हैं, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में आपकी दी जाती हैं वो कविताएं होती हैं। और जो फ्री यानी कि उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि आपको हर एक लाइन में छंद होना चाहिए, हर एक लाइन में इतने पाई मात्रा होनी चाहिए, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारी कहलाती है पाठ्य मुक्तक, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप, कविताएं, जितनी भी कविताएं आपको याद हो नाम, या फिर आप कविताएं लिख दीजिए, सही है। गेय मुक्तक में क्या होता है, काव्य का वह रूप, ये भी काव्य का ही रूप होता है, ठीक है। काव्य का वह रूप जो गीतात्मकता, आत्मपरकता और रागात्मकता और लयात्मकता से पूर्ण होता है। यानी कि उसमें गीतात्मकता, गीत होनी चाहिए कोई ना कोई, एक आत्मपरक होना चाहिए, एक अच्छी थॉट्स होने चाहिए, रागात्मक उसमें राग होने चाहिए, यानी गाने पे आपको राग आने लगे, आपको मजा आए गाने पे। लयात्मकता, उसमें लय होना चाहिए, ऐसी चीजें से पूर्ण होता है, उसे गेय मुक्तक या प्रगीत या की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैसे हमारे जूही की कली है जो निराला जी ने लिखा है, और आंसू जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम गाएं और इसको गाकर किसी को सुनाएं, इसमें आपको ऐसा लगता है, इसमें लय ताल सब कुछ है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए मुक्तक काव्य की कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर पूछता आपसे, हमने बताया था कविताएं लिख सकती है। देखिए, कबीर के दोहे, आप लोग कबीर के दोहे पढ़े होंगे, 2-2 लाइन के रहते हैं और उसमें कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, जैसे कबीर के दोहे आप लोगों को याद होगा कि, है ना, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान,
अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा था, है ना। तो ऐसे 2 लाइन की होती है और इसमें क्या होता है, ज्ञान परक चीज़ें होती हैं, सिद्धांतिक होती हैं, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनमें। तो कबीरदास जी ने कबीर के दोहे लिखा है, मीरा के पद मीराबाई ने लिखा है, अब बिहारी सत्साई बिहारी जी ने लिखा है, रहीम के दोहे रहीम व्यास। तो इसमें सभी में नॉलेज की बात आपकी कही जाए, और जो नॉलेज की बात होती है मुक्तक काव्य का ऐसे फ्री होता है। इसमें क्या होता है कि वो देसी भाषा में लिख देते, खिचड़ी भाषा में लिख देते, जो भी जिस भाषा में पाया उसी भाषा में लिख देते हैं। सिर्फ इसमें नॉलेजफुल होना चाहिए। देखिए हम लोग का ये हो गया पूरा, है ना। मुक्तक काव्य खत्म, आपके सिलेबस में इतना ही है, मुक्तक काव्य में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने ज़्यादा मेंशन नहीं किया। आपके सिलेबस ना 9th में है, ना 10th में, ना 11th 12th में, किसी में नहीं था। दृश्य काव्य देख लेते हैं हम लोग। दृश्य काव्य क्या होता है, हमारा एक काव्य का दूसरा प्रकार था, ठीक है। बिल्कुल ऐसा काव्य जिसका आनंद देख करके, देखो दृश्य लिखा है मतलब सीन, सीन करके, ठीक है। जिसका आनंद हम जो इंजॉय लेते हैं, रस लेते हैं, है ना, उसको देख करके, सीन करके लिया जाता है, इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। देखिए दृश्य काव्य कहलाता है, ठीक है, जिसको हम देख करके आनंद लेते हैं। यानी जिसका अभिनय जो होता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ पे, रंगमंच पर पात्रों द्वारा, यानी कैरेक्टर जो होते हैं हमारे, है ना, उनके द्वारा क्या होता है, इनको अभिनय किया जाता है। इनमें क्या होता है कि गद्य के संभाषण, संभाषण मतलब इसमें भाषण के रूप में अपना अपना एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं, कि अतिरिक्त गे गीतों, इसमें इनके अतिरिक्त भाषण तो होते हैं कि अपना 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 बोधन देते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं जो उनको दिया जाता है टॉपिक, ठीक है। और उसके साथ साथ गीत के माध्यम से भी समझाते हैं, छंद के माध्यम से भी समझाते हैं, प्रसंगानुकूल उसमें नृत्यों की योजना भी होती है कि अगर वो वहाँ पे नाचने की जरूरत पड़ती है तो नाचते भी हैं, योजना रहती है इन सब में, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दृश्य के अंतर्गत अधिक रमणीयता होती है। अगर हम किसी चीज़ को देख करके अगर सुनते हैं तो उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं, क्या अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके दर्शक उसकी प्रत्यक्षानुभूति करता है, यानी कि इसमें प्रत्यक्ष डायरेक्टली आप कनेक्ट हो पा रहे हैं उस चीज़ से। तो ये होता है दृश्य का, ठीक है ना, नाम में ही लिखा हो जिसे हम देख करके कर सकते हैं। देखिए इसमें और हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। कलात्मक कलाकार अपनी प्रभावशील अभिनय कला के द्वारा हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। तो आपके डायरेक्ट हार्ट पे, हृदय पे डायरेक्ट वो प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि अपनी कला के द्वारा, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा गाया। तो ये चीज़ जैसे हमारा नाटक या एकांकी, आपके घर में नौटंकी होती है, नौटंकी आती है जब शादी ब्याहों में, या एकांकी या कोई एक पत्र छोटी मोटी नौटंकी, छोटी टाइम की आती है, 1 घंटे 2 घंटे की, या फिर नाटक जो चलता है नौटंकी वो कम कम पूरी रात चलती है, तो ऐसे होते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, दृश्य काव्य है। इनको हम देखते हैं, सुनते हैं, और इसमें क्या होता है, संबोधन भी होता है उनका, और इसमें कई सारे पात्र होते हैं, और हमको क्या है कि वो डांस करके, बोल करके और इंटरटेनमेंट करके सभी तरह से वो हमें एंजॉयमेंट देते हैं। तो अब यहाँ पे नाटक और एकांकी आपके सिलेबस में है ये, ठीक है, आपके सिलेबस में नाटक और एकांकी दोनों हैं। तो आप इनको अच्छे से समझना है। अब ये आपको पता चल गया किसका पार्ट था, किसका पार्ट था, दृश्य काव्य के थे। चलिए नाटक देखते हैं। नाटक आपके अगर आता है, नाटक किसे कहते हैं, या नाटक और एकांकी से क्या समझते हो, दोनों में अंतर बताओ, तो फिर आपको ये काम करेगा। तो अंतर अभी हम आगे बात करेंगे, पहले इनकी डिफिनीशन देख। अगर डिफिनीशन आपने समझ लिया तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए ऐसा काव्य जिसे रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है, वही जो आपकी डिफिनेशन दृश्य काव्य, जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। यानी नाटक जो होता है इसमें क्या होती है, पात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, किससे, एकांकी की अपेक्षा, नाटक कहते हैं। तथा इसमें 1 से ज़्यादा अंक होते हैं। अंक यानी कि इसमें एक मेन स्टोरी होती है और छोटी छोटी गौण कहानियाँ, छोटे छोटे मेन और अंक जुड़े होते हैं इसमें, जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की जाती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे हमारा चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त आपने सुना होगा, ये सीरियल भी आता था चंद्रगुप्त, आप देखेंगे तो उसमें एक मेन टारगेट चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, और उसमें छोटी छोटी कहानी इन राजा उन राजा और प्रजा के बारे में थोड़ी बहुत बताया गया, ठीक है। तो इनको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब चलिए हम लोग देखते हैं एकांकी क्या होता है। एकांकी ऐसा काव्य या विधा इसको कह सकते हैं जिनमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है, बिल्कुल वही चीज़ है, किंतु इनमें पात्रों की संख्या कम होती है। इसमें क्या होती है, पात्रों की संख्या कम होती है। इसमें लिखा एकांकी मतलब, इसमें इसका अगर संधि विच्छेद करिए, एकांकी मतलब 1 अंक, क्या होता है, 1 अंक, ठीक है। एकांकी का मतलब होता है 1 अंक, मतलब इसमें 1 अंक, एक ही अंक होता है, मतलब एक ही स्टोरी होती है जिसके बारे में ही टारगेट होता है। इसमें छोटी मोटी एक भी स्टोरी नहीं होती है, जितने भी पात्र रहेंगे सब उसी स्टोरी में शामिल रहेंगे, और उसी स्टोरी को एक लंबा किया जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, नाटक से छोटा होता है ये, ठीक है, बिल्कुल। जैसे राम कुमार वर्मा जो हमारे कवि हैं, उन्होंने लिखा था दीपदानम।
ये जो उन्होंने लिखा है ये एक एकांकी है जो पात्रों के द्वारा पर्दा के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही अच्छा अभिनय किया गया था। तो एकांकी का मतलब एक अंक, मतलब इसमें एक अंक होती है, ट्रिक आपको बता रहे हैं। नाटक में क्या होता है, एक से ज़्यादा अंक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। क्या आपका है, देखिए अब ये आपका क्वेश्चन आता है कि एकांकी और नाटक में अंतर बताओ। तो ये क्वेश्चन हमने इसमें बना रखा है, एकांकी और नाटक में अंतर। देखिए पहला आपका क्या है, एकांकी में एक ही अंक होता है। कितना होता है, अभी हमने आपको ट्रिक बताया था, एकांकी में एक ही अंक, इसका आप विच्छेद करेंगे आपका निकल आएगा। नाटक में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें नाटक थोड़ी ज़्यादा बड़ी कहानी होती है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा अंकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल उसी को कहा जाता है, जो छोटी छोटी कहानियाँ जुड़ी होती हैं उनको अंक कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल पात्रों की संख्या नहीं कह रहा, वो पात्रों की संख्या अलग होता है, अंक अलग होता है। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, बहुत छोटी होती है एकांकी, क्योंकि एक ही कहानी होती है तो बहुत छोटी होती है, 1-2 घंटे की होती है, ज़्यादा नहीं होती। नाटक की कथा बस विस्तृत होती है, मतलब पूरी पूरी रात चल जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती, बिल्कुल इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कहानियाँ भी होती है, तो उनके लिए भी करेक्टर तो चाहिए हमको, पात्र। चौथे में आपको लिख देना है, क्या लिख देना है आपको, चौथे में लिख देना है कि दीपदान जो है रामकुमार द्वारा लिखित एक एकांकी ज्ञापन लिख देना। इसे चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है, इसको आपको एग्जाम्पल मिलेगा। आपके 4 नंबर का आता है, 4 आपके अंतर हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग ये आपका हो गया। अब हमारा जो था, एक आपने देखा था काव्य के 2 आधार पे विभेद किए गए थे, सही है ना। तो उसमें से दूसरा कौन था, शैली के आधार पर। किसमें, वो स्वरूप के आधार पर था, ये शैली के आधार पर। तो शैली के आधार पर कितने, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम सब बताते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है ना। पद्य काव्य शैली के अनुसार पद्य होता है। ठीक है, पहला, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य अर्थ कविता में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई कथा यानी कहानी को हम कविता के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, किसके माध्यम से, कविता के माध्यम से, उसमें कविता के माध्यम से कोई एक स्टोरी हम सुनाएंगे। जैसे गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा करके एक कहानी बताई थी, तो ये होता है पद्य। पद्य मतलब इसमें देखिए दिया है, पद्य मतलब होता है पोयम, है ना, यानी कविता। क्या होता है, कविता। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा गद्य है विधा, कौन सी है, इसमें गद्य आती है शैली के अनुसार में। तो इसमें क्या होता है, किसी कथा का वर्णन गद्य यानी कहानी स्वरूप में किया जाता है। कहानी एक पैराग्राफ के रूप में लिख दिया जाता है, जिसको आप पढ़ करके आनंद लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कवि को छंद शास्त्र के नियमों में स्वसंक्षता यानी कि प्राप्त होती है। इसी यानी कि कहानी लिखने के लिए एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग होता है, कहानी सब नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो छंद का शास्त्र होता है, छंद शास्त्र के नियमों का अच्छे से, है ना, बिल्कुल सफाई से, क्लियरली, यानी कि उनको पता होता है, तभी वो रचना कर पाते हैं, नहीं तो रचना नहीं कर पाते हैं। आया समझ में, बिल्कुल। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे, तो क्या बताएंगे आप लोग, इसमें कामायनी क्या है बताइए। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक गद्य विधा है, जो कि एक कहानी स्वरूप में आपको बताई गई है। ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं हम लोग, ये आता है तीसरा, इसमें आता है चंपू काव्य। इसी से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आपसे 1 नंबर पक्का आता है। वो भी किस फॉर्मेट में आता है मैं बताऊंगा आपको। चंपू काव्य जो होता है, चंपू काव्य गद्य और पद्य के मध्य की विधा होती है। मध्य की विधा मतलब कह सकते हैं कि यह चंपू काव्य जो गद्य और पद्य की मिश्रित विधा होती है, मतलब दोनों को मिलाकर। कविता भी उसमें बीच बीच में रहेगी, 2-2 लाइन की कविता, 4-4 लाइन की, अब बीच बीच में आपकी कहानी, बीच में पैराग्राफ लिखा रहेगा। आप लोग देखे होंगे रामायण संवाद में क्या होता है कि ऐसा ही दिया गया था कि बीच बीच में क्या होता था कि दोहे और ये आपके श्लोक हो गए या फिर चौपाई के द्वारा बताया जाता, बीच बीच में कहानी लिखी होती थी। ऐसे आपके क्या है कि बहुत सारी हैं आपकी विधा, इनको हम चंपू काव्य कहा जाता है। तो आपसे पेपर में यही पूछा जाता है कि चंपू काव्य जो होता है किसका मिश्रित रूप होता है, तो गद्य और पद्य की मिश्रित विधा होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि गद्य और पद्य क्यों मिला करके कौन सा काव्य बनता है, तो चंपू काव्य बनता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान है। इसके एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, ये भी एक चंपू काव्य है। साधना जो है श्री रामकृष्ण दास द्वारा लिखा गया है, ये भी। छायापथ जो है श्री रामकृष्ण द्वारा ही लिखा गया है, ये। और पगला जो है श्री रामकृष्ण दास द्वारा ही लिखा गया है। संलाप है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्रवाल इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और विश्व धर्म जो है वो इनके वियोगी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपको थोड़े थोड़े 1-2 याद कर लेने हैं, जितना भी आपसे हो सके। ठीक है,
बिल्कुल, यहाँ पे भावना रचना है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, योगी वियोगी के द्वारा। साहित्य देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, और भग्नदूत जो है हमारा वो अज्ञेय जी ने लिखा है। ठीक है, नहीं तो सारी चीज़ें आपकी, ये आपकी मतलब काव्य आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है। काव्य मैंने पूरी डिटेल जितना टॉपिक आपसे बनता था, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे हमारे सारे आपको अपने हमने इसको इंक्लूड करके आपको दे दिया है। अब चाहे आप 9th के हो या 10th के हो या 11th या 12th के हो, सभी के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा भी अगर जिसके सिलेबस में है, हिंदी कंपटीशन वाले या फिर छोटी मोटी क्लास वाले, तो सबके लिए यूजफुल है। तो आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। सिर्फ एक बार सुनेंगे और याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग अलंकार, फिर चलेंगे छंद। आपका फिर काव्यबोध इस तरह खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे आपके दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहे और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि सर मतलब आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।